हाँ, मतलब आज हम जरा देख रहे हैं बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी जो भी जानकारी मिली है उसे। हाँ, मतलब उनकी पूरी कहानी, सोशल मीडिया पर वो कैसे छाए, क्या काम करते हैं, और हाँ, विवाद भी। जो भी दस्तावेज मिले हैं उन पर एक नजर डालेंगे। बिल्कुल, कोशिश यही है कि एक पूरी तस्वीर समझ सके, है ना। तो शुरू करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से। हाँ। जन्म हुआ 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, एक गांव है गड़ा। हाँ, सुना है। सामान्य ब्राह्मण परिवार था। बिल्कुल। और घर की हालत मतलब आर्थिक तंगी थी काफी। कच्चा मकान था, पिता पुजारी थे, कथा वगैरह करते थे। अच्छा। और स्कूल भी कहते हैं करीब 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था रोज। ओह, बचपन से ही फिर कथावाचन में रुचि रही होगी, दादाजी की तरह। हाँ, लगता तो यही है। उनके दादाजी भी संत थे और उन्होंने ही वो बागेश्वर धाम का हनुमान मंदिर बनवाया था। हाँ, वो सन्यासी बाबा वाला मंदिर। और आज धीरेन्द्र शास्त्री उसी धाम के पीठाधीश्वर हैं। सही। पर पहचान अब सिर्फ धाम तक तो है नहीं, डिजिटल दुनिया में देखिए। अरे हाँ, वो तो कमाल है। फेसबुक पर कितने बताए? 34 लाख लगभग। हाँ, 34 लाख। और यूट्यूब पर करीब 39 लाख। इंस्टाग्राम, ट्विटर सब मिलाकर तो मतलब काफी बड़ी संख्या है। और इसका एक बड़ा कारण शायद कोविड लॉकडाउन रहा है ना। हाँ, ये बात कई जगह आई है। उस टाइम लोग घरों में थे और इनके वीडियो, वो कथाएं, दिव्य दरबार वाले क्लिप्स खूब वायरल हुए। और शायद उनकी बोलने की जो स्टाइल है, थोड़ी सीधी देसी अंदाज वाली, वो कनेक्ट कर गई, खासकर युवाओं से। हाँ, वो पारंपरिक कथावाचकों से थोड़ा अलग तो है। अच्छा, ये दिव्य दरबार का जिक्र बार बार आता है, ये क्या चीज है असल में? देखिए, जानकारी तो यही है कि ये मंगलवार और शनिवार को होता है, उनकी मेन सभा कह सकते हैं। अच्छा। जहां वो कथा सुनाते हैं, लोगों से मिलते हैं और फिर वो दावे कि वो मन की बात जान लेते हैं। हाँ, कि बिना बताए परेशानी बता देते हैं। बिल्कुल। और समाधान भी। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं, कुछ सवाल उठाते हैं। तो मतलब ये दरबार उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा सेंटर पॉइंट है। इसके अलावा भी कुछ करते हो, सामाजिक काम वगैरह? हाँ, उसका भी जिक्र है। जैसे बागेश्वर धाम में रोज अन्नपूर्णा रसोई चलती है, जहाँ जरूरतमंदों को खाना मिलता है। हाँ, और गरीब लड़कियों की शादी भी करवाते हैं, सामूहिक विवाह। एक वैदिक गुरुकुल भी शुरू किया है। गायों की सेवा पर भी काफी जोर देते हैं। तो ये सब काम उन्हें जमीन से भी जोड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, विवाद भी साथ साथ चलते हैं। हाँ, क्योंकि जहाँ इतनी शोहरत है, इतने दावे हैं, वहाँ सवाल तो उठेंगे ही। निश्चित रूप से। सबसे पहले तो यही, उनके जो चमत्कार या अलौकिक शक्तियों वाले दावे हैं, हाँ, उन्हें कई तर्कवादी समूहों ने चैलेंज किया है। मतलब विज्ञान के हिसाब से ये कैसे मुमकिन है, इस पर बहस है। और राजनीतिक बयान भी तो हैं। हाँ, वो भी, जैसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। इस पर तो काफी मतलब हंगामा हुआ, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से रिएक्शंस आए हैं। और भी कुछ मुद्दे थे शायद, घर वापसी जैसे। हाँ, वो घर वापसी वाले कार्यक्रम भी विवादों में रहे। कई बार उनकी कुछ टिप्पणियों को लेकर भी आपत्ति जताई गई कि वो किसी समुदाय के खिलाफ है। अच्छा। यहाँ तक कि उनके कपड़ों पर भी बात हुई, कभी महंगी जैकेट, कभी चश्मे। हाँ, मैंने भी सुना था ये। हालांकि वो कहते हैं कि ये सब तोहफे में मिला है, भक्तों ने दिया है। देखिए, यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। हम जो भी बता रहे हैं वो हमें मिले स्रोतों के आधार पर है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारा काम सिर्फ जानकारी सामने रखना है, किसी का पक्ष लेना या विरोध करना नहीं। बिल्कुल, निष्पक्ष रहना ही ठीक है। तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें तो धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे मतलब युवा धार्मिक चेहरे के तौर पर दिखते हैं जो कई चीजों का मिश्रण है। जैसे पारंपरिक कथावाचन, मॉडर्न सोशल मीडिया का इस्तेमाल, कुछ सामाजिक काम और साथ में वो मुखर हिंदुत्व वाली विचारधारा। और शायद इसी मिक्सचर की वजह से उनको इतना समर्थन भी मिलता है और उतनी विवाद भी घिरते हैं, है ना? सही कहा। उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि आज के टाइम में धर्म, मीडिया, राजनीति ये सब कितने जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और आखिर में सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जहां इन्फॉर्मेशन इतनी तेजी से फैलती है, वहां आस्था और तर्क के बीच वो लाइन कहाँ है? गहरा सवाल है। कैसे एक व्यक्ति आस्था, सोशल मीडिया की पावर, सामाजिक काम और राजनीतिक बयानबाजी, इन सब को मिलाकर इतना असरदार और साथ ही इतना विवादास्पद बन जाता है। सही में ये पूरा मामला आज के भारत में धर्म और पब्लिक लाइफ के बदलते समीकरणों पर सोचने को मजबूर तो करता ही है।